मैं आज हिस्ट्री का पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ाऊंगी। तो ये है भाग 1। इसके पहले मैं आपको कुछ सन के बारे में नोट कराना चाहूंगी जो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। 1850 से 1880 में रूस में समाजवाद। फिर 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। 1905 खूनी रविवार और क्रांति। 1917 2 मार्च 24 अक्टूबर को टी सार का त्याग, पेट्रोग्राम में बोल्शेविक विद्रोह। 1918-20 नागरिक युद्ध। 1919 कम्युनिस्ट का गठन। 1929 सामूहिकता की शुरुआत। 18वीं सदी प्रतिष्ठित और आदेश और अभिजात वर्ग और चर्च में नियंत्रित, आर्थिक और सामाजिक शक्ति में विभाजित। ये आपके सारे चैप्टर में आएगा। ये शॉर्ट में आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। उसके बाद की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया था। फ्रांसीसी क्रांति में हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशा देखा था कि किस कारण से फ्रांस में क्रांति हुई थी, कैसे कैसे वहां पर राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। हर एक यानी राजतंत्र के बाद तो संविधान यानी लोकतंत्र किस प्रकार से वहां पर बनाया गया, ये सब हमने पार्ट 1 में देख लिया था। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उसका यानी रूसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, तो इसकी शुरुआत की स्थिति की क्या थी, किस वजह से रूसी क्रांति हुई। भाई कोई भी क्रांति करने के लिए जरूरी होता है, यानी क्रांति होने के लिए जरूरी होता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जो लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर करे। इसके पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति में इस बारे में देखा था। ठीक वही कुछ स्थितियां रूसी क्रांति में भी थी। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़कर जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में हमने पढ़ा है। यानी उसमें पहले था कि समानता का अधिकार उसमें नहीं दिया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति में मताधिकार का भी अधिकार नहीं था। इन सब के कारण उसमें किस प्रकार से बदलाव लाए गए ये हमने उसमें देखा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणियों में बटा हुआ था। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जब राजतंत्र था तब 3 स्टेटस में बटा हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन और चर्च का नियंत्रण। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में परिवर्तन हुआ। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कुलीन और चर्च का पूरे समाज पर यानी फ्रांस के समाज पर नियंत्रण था। तीसरे स्टेटस को ना के बराबर का दर्जा दिया गया था। वही उसके बाद जब क्रांति हुई तो इस संरचना में यानी कुलीन और चर्च का जो नियंत्रण था उसे खत्म करके अन्य स्टेटस का उस पर संरचना में परिवर्तन किया गया। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो चर्चा छिड़ने लगा। राजा राममोहन राय ने फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख भी किया है भारत में। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ये संक्षेप में मैं पिछले क्रांति के बारे में यानी फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बता रही हूँ। यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। भाई हर एक समाज कई भागों में विभक्त होता है। लोगों के जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। तो यूरोप में भी ऐसे कई लोग थे कि हर एक पक्षधर मतलब इसके समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सबकी अलग अलग राय थी। कुछ धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे वे थे रूढ़िवादी, तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तन जिसे रेडिकल कहा गया समाधानों के पक्ष में थे। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। यानी ये रेडिकल शब्द का, उदारवादी शब्द का और रूढ़िवादी यानी हर एक परिवेश में इसका अर्थ अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन रूसी क्रांति में इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अर्थ नहीं यानी उसके बारे में, ये रूढ़िवादी लोग कौन थे, उदारवादी कौन थे, रेडिकलवादी कौन थे, वो समाज में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहते थे, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उदारवादी रेडिकल 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन, उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र
चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, यानी वो लोग ऐसे समाज के पक्षधर थे कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाए। विशेषाधिकार या सामंती अधिकार के वे पक्षधर नहीं थे। उनके अनुसार योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को उनका हक मिलना चाहिए। उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक ही धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, यानी एक को ही राज्य तंत्र, यानी राजा का जो धर्म होता था उसी धर्म को विशेष दर्जा दिया जाता था। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारियों के पक्षधर थे। फिर वही बात कि वे वंश पर आधारित यानी राजतंत्र के एकदम खिलाफ थे। वे मनुष्य के या वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के यानी किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का वे हनन नहीं करना चाहते थे। सरकार को किसी के भी अधिकार का हनन और छीनने का अधिकार नहीं। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा पारित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चले। उनका कहना था कि एक जो शासन कार्य हो वो ऐसा कार्य सुप्रशिक्षित हो और ऐसा न्यायपालिका स्थापित की जाए जो किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित न होकर समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचे समझे। इतना होने पर भी यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, यानी वो चाहता तो था कि ये सब हो, लेकिन वो लोकतंत्रवादी के पक्षधर यानी लोकतंत्र नहीं चाहता था। वो चाहता तो था कि राजतंत्र ही हो, लेकिन राजा ही उस पर शासन करे, लेकिन इन सब नियमों के अनुसार। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। फिर से वही बात, संपत्ति जिसके पास हो उसी को मताधिकार देने के पक्ष में थे, यानी तृतीय वर्ग। फिर से वही आ रहा है कि तीसरे स्टेटस के लोगों को जिनके पास मात्र संपत्ति हो उन्हीं को मताधिकार दिया जाए, और जहां पर ऐसा होता है वो लोकतंत्र तो नहीं होता है। संपत्तिधारियों को ही वोट का अधिकार वो लोग देना चाहते थे। अब हमने पढ़ा उदारवादी के बारे में। अब आता है रेडिकल। रेडिकल ऐसी सरकार के पक्ष में जो देश की आबादी के बहुमत पर आधारित हो, यानी उसे देश के लोग चुने, ना कि वंश परंपरा पर हो। महिला मताधिकार के समर्थक उदारवादियों के, यानी ये सब महिला मताधिकार के भी समर्थक थे, यानी महिलाओं को अब यहाँ पर संपत्तिधारियों में ही अभी विवेचना चल रही थी कि उनको ही वोट देने का अधिकार हो। महिला का तो नाम ही नहीं आता था, लेकिन रेडिकल ने इस पर भी किया कि महिला मताधिकार के भी समर्थक हों। उदारवादियों के विपरीत ये किसी भी स्टेटस के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं, परंतु कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो इसके विरोध में थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में यदि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो तो बाकी लोगों को किस प्रकार से उनका आगे बढ़े, और जब तक कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वे संपत्ति के निजीकरण के तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोगों के पास ही संपत्ति हो इसके पक्षधर में नहीं थे। तीसरा हमारा आया रूढ़िवादी। दोनों के ही विरोधी, यानी उदारवादी के भी और रेडिकल का भी ये विरोधी थे। क्रांति के बाद बदलाव की जरूरत स्वीकार की। वो ये तो मानते थे कि क्रांति यानी जो भी क्रांति हो रही है उसके बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के घोर विरोधी थे, यानी 18वीं शताब्दी तक ये लोग रूढ़िवादी जो लोग थे वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते थे। किसी भी प्रकार का समाज में कोई परिवर्तन उन्हें स्वीकार नहीं था, चाहे वो किसी भी मताधिकार से संबंधित हो, वोट क्या कहते हैं, संपत्ति से संबंधित हो, किसी से भी, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर में नहीं थे। किंतु 19वीं सदी तक मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है, परंतु अतीत का सम्मान किया जाए। वो ये तो मानते थे 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के घोर विरोधी रहे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे ये मानने लगे कि कुछ नियमों में बदलाव होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पिछले जो अतीत के चली आ रही रूढ़ी परंपराएं हैं उसको भी सम्मान, यानी उसको सम्मान दिया जाए। और बदलाव की प्रक्रिया, बदलाव तो हो लेकिन उसकी प्रक्रिया धीमी हो। ये हमने तीनों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा,
औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक रुझान, एक नए युग का आगमन, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव, यानी यहाँ से सामाजिक परिवर्तन होना शुरुआत हो गई। नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय सामाजिक परिवर्तन, नए औद्योगिक जब परिवर्तन होता है, जहां पर भी उद्योग होते हैं वहां पर लोग नए जाकर बसते हैं। जब जाकर बसते हैं तो वो एक गांव से एक नगर में परिवर्तित होता है, फिर नगर से उसमें किसी भी प्रकार के रख रखाव को देखभाल के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। इस तरह से करके वो एक नगर का रूप धारण कर लेता है। ठीक यहाँ पर भी वही हो रहा था। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो रही थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। यानी कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी तरह से लोग नगर में जाकर निवास करने लगे और खेती में कम से कम योगदान देने लगे। काम के घंटे अधिक, मजदूरी कम, लेकिन इसके बावजूद होते हुए भी फ्रांस में जिस तरह से कारखाने के मालिक मजदूरी तय करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ यही प्रक्रिया थी। यानी काम के घंटे तो अधिक थे, मजदूरी कम, यानी नियमित जीवन के जो आवश्यकताएं होती है वो भी वो पूरी करने में समर्थ नहीं थे। बेरोजगारी आम समस्या बन गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग से गिरावट के कारण बेरोजगारी का बढ़ना, सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि सरकार की तरफ से अभी तक इसमें औद्योगिकरण में कोई पहल नहीं की गई थी। कुछ रेडिकल और उदारवादी के पास काफी संपत्ति थी। व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के कारण के जरिए धन दौलत इकट्ठा करते थे। इन्हीं यानी व्यवसाय व्यापार करके ये जो लोग थे यानी मजदूर, उनकी मजदूरी से के काम करने के तरीके से वो और पूंजीपति बनते जा रहे थे और मजदूर जो होते थे वो और गरीब होते चले जा रहे थे, क्योंकि वे अपनी मनमानी करके उन्हें मजदूरी देते थे। वे चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हो और जिनके पास पैसा है उन्हें उनके अनुसार काम करने दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और जिसके पास पैसा है वो अपने औद्योगिक यानी व्यवसाय का शुरुआत करे, और पढ़े लिखे नागरिक होंगे तभी उनके व्यवसाय में उनकी मदद कर सकते हैं। समाज तरक्की कर सकता है। वे जन्मजात विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, इस कारण 19वीं शताब्दी के लोग इनसे प्रभावित थे। कहने का तात्पर्य ये था, इतना होने पर भी यानी जब गांव से एक व्यक्ति नगर में जाता है तो वहाँ की चकाचौंध में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। ठीक यहाँ स्थिति भी बनी थी। गांव के में ऐसे वातावरण से वो सब दूर थे, और जब वो लोग ऐसे नगर में आए, सारी व्यवस्था देखी, तो वो लोग भी उसमें लिप्त हो गए और इसके पक्षधर हो गए, यानी उदारवादी और रेडिकल की। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए तीनों आंदोलनकारियों ने यानी उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों ने क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी बन गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास शुरू कर दिया। ऐसे राष्ट्र की कल्पना जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। यहाँ पर हमारा पॉइंट एक, यूरोप में पहला जो पॉइंट है वो खत्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी का संक्षेप में विवरण दीजिए। आपको यहाँ पर दे दिया गया, उसका विस्तृत वर्णन आपको देना है। दूसरा, औद्योगिकरण के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, यहाँ पर इसका पूरा दिया गया है। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार के परिवर्तन आए, कुछ लिखे गए हैं और कुछ मैंने बताया है, तो संक्षेप में उसकी भी जानकारी आप लोग दे दीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षेप में विवरण दीजिए। यानी सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ था कि फ्रांस के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब आपको शुरुआत में बताया गया है। आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। आपको मैंने इसके पहले के वीडियो में यूरोप के बारे में, शुरुआत के बारे में, उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में संक्षेप में बताया है। अब इसका भाग 2 यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का भाग 2 का आगे का शेष मैं पढ़ाऊंगी। यूरोप में समाजवाद का आना। 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया था। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद धीरे धीरे रूस में आने लगा था।
समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनके अनुसार संपत्ति का निजीकरण ही सारी समस्याओं का जड़ है। कहने का तात्पर्य ये है, इसके पहले की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास पूरी संपत्ति हो तो वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा, और जब वो अपने हित के बारे में सोचेगा तो समाज की उन्नति किस प्रकार से होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी के जो लोग थे वे यानी संपत्ति के निजीकरण के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि वे संपत्ति हो लेकिन वो समाज के अपने साथ साथ समाज के लिए भी उसका उपयोग करें। उनके अनुसार जिनके पास संपत्ति है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सामाजिक हितों के प्रति उनका ध्यान नहीं जाएगा। यदि संपत्ति पर सबका अधिकार होगा तो सामाजिक उन्नति होगी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 में अपना नया समन्वय समुदाय की रचना की। उनका मानना था कि सिर्फ सामूहिक खेती यानी किसी पूंजीपतियों के द्वारा सामूहिक खेती का नहीं बल्कि सरकार के द्वारा भी सामूहिक खेती की जानी चाहिए। समाजवादियों का मानना था कि व्यक्तिगत पहल से कुछ नहीं होगा, सरकार को भी मदद करनी होगी। वही बात उनका मानना था, यानी रॉबर्ट ओवन का मानना था कि सिर्फ व्यक्तिगत पहल से कुछ नहीं होगी, सरकार को भी इसमें मदद करनी होगी। दूसरे थे लुई ब्लॉक। ध्यान रखिएगा ये नाम काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 1813 से 1882 सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव यानी मुनाफे में प्रत्येक व्यक्ति का उसके कार्य के हिसाब से देना, यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे और उसमें काम करने वालों को उनके कार्य के हिसाब से मुनाफे में उनको पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि उन्होंने अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। जैसे लुई ब्लॉक के बारे में हमने जाना कि वो सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहते थे, किसी व्यक्तिगत को नहीं। बल्कि उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी जो भी कार्य किया जाए वो सामूहिक रूप में हो और उसके मुनाफे में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा दिया जाए। ठीक। दूसरा रॉबर्ट ओवेन थे, वो सामूहिक यानी समन्वय समुदाय की रचना की थी। उनका मानना था कि व्यक्तिगत पहल से कुछ नहीं होगा, इसमें सरकारी यानी फिर से वही सरकार को भी कुछ न कुछ मदद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स 1818 से 1882। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि फैक्ट्रियों में यदि व्यक्तिगत फैक्ट्री है तो उसमें सिर्फ पूंजीपतियों का अधिकार होगा। उसमें काम करने वाले मजदूरों जिनकी मजदूरी के बल पर उन्होंने एक स्टेटस समाज में स्थापित किया है, उन मजदूरों का उस पूंजी पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। निष्कर्ष स्वरूप में उन्होंने कहा है कि निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, यानी मजदूरों के द्वारा किए गए मजदूरी से अपने मन मुताबिक उन्हें पैसे देना और अपने मन मुताबिक ही उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेना, यानी काम अधिक और पैसे कम देना। संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को निजी संपत्ति व पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा। सारी संपत्ति पर समाज का अधिकार होना चाहिए। भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम कार्ल मार्क्स ने दिया। समाजवाद के लिए समर्थन। अब इस समाजवाद के लिए कितने लोगों ने समर्थन किया था, आइए इसके बारे में जानें। 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। प्रयासों में समन्वय के लिए द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बनाई जा चुकी थी, यानी समाजवादियों के द्वारा इसमें और प्रयास हो सके इसके लिए समांतर राष्ट्रीय संस्था भी बनाई गई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों द्वारा भी संगठन बनाए गए। संकट के समय यानी इन मजदूरों पर अगर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो इन लोगों ने एक कोष यानी एक धन राशि भी इकट्ठा करके रखी थी। काम के घंटों में कमी। फिर से जो पूंजीपति चाहते थे कि काम अधिक हो यानी घंटे अधिक और मजदूरी कम हो, तो उस पर इन लोगों ने इस मजदूर संगठन ने रोक लगाया। मताधिकार के लिए भी इन लोगों ने प्रयास जारी रखा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों
के साथ काफी गहरे रिश्ते बन गए। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन ने लेबर पार्टी का गठन किया। फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रेड यूनियन ने लेबर पार्टी का गठन किया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, फिर से कई जगह यानी जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, देश की संस्थाएं भी बनने लगी। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में असमर्थ थे। इतना करने के बावजूद भी, यानी समाज में परिवर्तन लाने के बावजूद भी संसद में उनके सदस्य तो थे, लेकिन अभी तक समाजवादियों की कोई सरकार अस्तित्व में नहीं आई थी। अब भी रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल लोगों का ही दबदबा सरकार में बना हुआ था। किसी भी प्रकार की समाजवादी संस्था अभी तक 1914 तक उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट खत्म होता है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स, लुई ब्लैक, रॉबर्ट ओवन के विचार अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर बताया जा चुका है, इनके 3 कॉलम बना के इनके विचार प्रस्तुत कर लीजिएगा। जैसे अंतर स्पष्ट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनके विचारों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। समाजवादी ने कौन कौन से कार्य किए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से कार्य किए थे। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मजदूर संगठनों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और रूस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा मजदूर संगठन बनाए गए थे, उनके नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।